Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 12th October of 2020 and it's a Monday today. आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 जो था, एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 उसमें क्या क्या पॉइंट्स एनआईए में जोड़े गए, वो आपको बताना है पॉइंट्स क्या क्या जोड़े गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है। आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है ये आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें इन आंसर्स को। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप याद होते रहते हैं, बार बार आप लिखेंगे तो आप क्या कहते हैं मेमोराइज होते जाएंगे, तो इससे आपको कभी भूलेंगे नहीं से। तो इसलिए ये बार बार रोज मैं दो या तीन क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको याद होती रहे कुछ चीज़ें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो हम बात करते हैं सारे पीडीएफ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपने भी नोट्स इससे बना सकते हैं। चलिए आज की न्यूज़ चालू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट टू बी आउट सून। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट जो है वो जल्दी आ सकता है कोरोना वायरस के लिए। इंडिया इज लुकिंग एट अवेलेबिलिटी ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीन, की इंडिया कई तरह की वैक्सीन के लिए भी सर्च कर रहा है। इस पर कल क्या कहते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो रोल आउट उन्होंने निकाला है फेलूडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट कोविड-19 डायग्नोसिस के लिए, इसे डेवलप किया गया है CSIR IGIB के द्वारा, अप्रूव किया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा फॉर अ कमर्शियल लॉन्च। इस टेस्ट की 96% सेंसिटिविटी है और 98% स्पेसिफिसिटी। की सेंसिटिव इतना है कि ये कहते हैं 96% सेंसिटिव है, और इसकी क्या कहते हैं सेंसिटिव मतलब कि एरर आ सकता है अगर आप सही से नहीं किए, और स्पेसिफिक कितना 98% की रिजल्ट इसका 98% सही होगा। इसी तरह देखा जाए इसको कंपेयर किया गया था RT-PCR टेस्ट के साथ जो 95% सेंसिटिव था और 99% स्पेसिफिक। तो इस पे कहा गया कि एग्जैक्ट डेट अभी बता ही नहीं सकती कि कब ये अवेलेबल होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी ये अवेलेबल कराने की बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं ये टेस्ट है क्या। ये इसमें टेस्ट के बारे में भी दिया गया है। अ न्यू टेस्ट ऑन द होरिजन, ये कोविड-19 टेस्ट है फेलूडा, जिसे डेवलप किया गया है दिल्ली बेस्ड CSIR इंस्टीट्यूट द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के द्वारा। ये एक क्विकर और चीपर वे होगा, ये जल्दी टेस्ट इसमें आएगा रिजल्ट। जैसे RT-PCR टेस्ट जो है वो 1.5 आवर्स लेता है रिजल्ट लाने के लिए, उसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट लेता है 30 to 40 मिनट्स और ट्रूनेट लेता है 60 मिनट। तो इस तरह में इसको कहा जा रहा है ये और फास्ट हो सकता है। इसकी कॉस्ट होगी लगभग 500 से 600 रुपए के बीच में इसकी कॉस्ट होगी कराने की। एक्यूरेसी बेस्ड ऑन इस टेस्ट ये 96% सेंसिटिव है, और क्या कहते हैं कि 100% सेंसिटिव, ऑल पॉजिटिव सैंपल रिटर्न पॉजिटिव रिजल्ट, और इसका 98% स्पेसिफिसिटी है। टाइप ऑफ सैंपल कैसे लिया जाएगा ये टेस्ट, ये सलाइवा या ब्लड सैंपल लिया जाएगा। सलाइवा इज प्रेफर्ड फॉर टेस्टिंग, की सलाइवा प्रेफर किया जाता है टेस्टिंग के लिए। टर्न अराउंड टाइम, it takes 45 मिनट्स टू गिव अ रिजल्ट, 45 मिनट्स लगेगा रिजल्ट निकालने के लिए। और अगर इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी है रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए, इसीलिए इसको प्रेफर करना ज़्यादा जरूरी होगा। इज इट सिमिलर टू द प्रेगनेंसी कॉलर कोड टेस्ट, की जो पेपर स्ट्रिप टेस्ट होगा वो 2 लाइन्स फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट एंड 1 लाइन इन द केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। उसी तरह होगा, कहते हैं जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसी तरह होगा ये भी, क्या कहते हैं पेपर स्ट्रिप टेस्ट। उसमें 2 लाइन अगर आई, 2 लाइन आई तो क्या कहते हैं पॉजिटिव, अगर 1 लाइन आई तो नेगेटिव। ये कोविड-19 टेस्ट होगा ये फेलूडा। चलिए इसमें एक आता है ऑर्गेनाइजेशन ड्रग कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, फ्लूइड सेरा इन इंडिया। DCGI lays standards and quality of manufacturing, selling, import and distribution of drugs in India. ये एक appellate authority है जो किसी भी in case of any dispute regarding quality of drugs वर्क करती है। ये प्रिपेयर करती है, मेंटेन करती है नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड को। ये ब्रिंग्स आउट ए यूनिफॉर्मिटी इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये ट्रेन करती है ड्रग एनालिस्ट को डेप्यूटेड बाय द स्टेट कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है CBI रिमूव हाथरस FIR फ्रॉम वेबसाइट।
कहते हैं सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, जो हाथरस इंसिडेंट हुआ था, रेप इंसिडेंट, उसकी एफआईआर को वेबसाइट से हटा दिया गया। इस न्यूज़ में ये बात की गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीबीआई। हम लोग सीबीआई को देख लेते हैं अलग से। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है जो इन फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के बिहाफ में। इसका कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, 65 to 70% इसका कन्विक्शन रेट है। डायरेक्टर सीबीआई, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते थे डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा, लेकिन 2014 में लोकपाल बिल पास होने के बाद ये कहते हैं कमिटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अदर मेंबर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। होम मिनिस्ट्री एक लिस्ट भेजती है डीओपीटी को, कहते हैं वो डीओपीटी चेक करता है, फाइनल लिस्ट बनाता है कि सीनियरिटी के हिसाब से, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस, और देखता है कि कोई केसेस तो नहीं चल रहे, एंटी करप्शन केसेस या और कोई केसेस, उसको पूरा चेक करके वो लिस्ट वापस भेजता है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री वो लिस्ट कमिटी भेजता है, कमिटी अपॉइंट करता है उनमें से फिर किसी डायरेक्टर को। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को 2 साल का टेन्योर मिलता है, 2 years टेन्योर सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है बाय द सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कश्मीर टूरिज्म बेबी स्टेप्स टू नॉर्मलसी, कि कश्मीर टूरिज्म के लिए छोटा सा स्टेप लिया गया है नॉर्मल करने के लिए, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जिस टाइड जो आया इस वक्त कश्मीर का पूरी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से डैमेज किया है। जैसे यूनियन की कंट्रीब्यूटर टू द यूनियन टेरिटरीज इकोनॉमी, जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बनाता था, कहते इस वक्त उसके कारण डैमेज हुई है। जो एक विटनेस करता है 13 मंथ का हिएटस ड्यू टू द डबल वैमी ऑफ द रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, कि जो स्पेशल स्टेटस पहले मिला तो उसके कारण टूरिज्म वहाँ ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद अब ये जो कोरोना आया उसके बाद वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई। इसमें ये भी कहा गया है कि कश्मीर ने विटनेस किया सबसे डार्केस्ट फेज अपने टूरिज्म सेक्टर में। द अगस्त 5 डिसीजन लास्ट ईयर, अगस्त 5 जो लास्ट ईयर डिसीजन हुआ था, स्पेशल स्टेटस जो मिला था, यूनियन टेरिटरी जो बना था जम्मू कश्मीर, उसके बाद से यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। लगभग वहाँ पे जॉब लॉस आई, लगभग 75,000 लोगों की टूरिज्म इंडस्ट्री डैमेज होने का। तो इसमें वही बताया गया है कि अब बहुत छोटा स्टेप लिया गया, बेबी स्टेप लिया गया टूरिज्म इंडस्ट्री को नॉर्मल करने के लिए। इस पूरे न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म, कि आरबीआई ने क्लियरली सॉट टू टॉक ऑफ कॉन्फिडेंस इग्नोरिंग द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन बात किया गया। इसमें बात की गई है पूरे एडिटोरियल में, आरबीआई हैज़ यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो उसकी नई आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, उस पर बात की गई इसमें, कि इसमें बैंक रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, की उन्होंने बैंक ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें विद 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स यूनानिमसली वोटेड टू कीप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट अनचेंज, की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज करने की बात की गई। इसमें इंपॉर्टेंट आता है पूरे में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया आरबीआई द्वारा, तो उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द आरबीआई हैज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसने टैग किया है फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग रेपो रेट, रिवर्स रेट, बैंक रेट, कैश रिवर्स रेशियो। इसने इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45 ZB आरबीआई एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। इसके फंक्शन है एमपीसी इज इंटरेस्टेड विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इनकोडिंग द डिफरेंट पॉलिसी, जैसे एमएसएफ हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इस पर वर्क करता है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इस कमिटी में 6 मेंबर्स होते हैं। ऑफ द 6 मेंबर द गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है 3, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड ऑफ द एमपीसी, कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट नहीं होता एमपीसी में, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है मेंबर, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता उनमें से। सिलेक्शन कैसे होता है, द गवर्नमेंट नॉमिनीज विल बी सिलेक्टेड बाय सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, एक सिलेक्शन कमिटी होती है उसके द्वारा अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, वो क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स के साथ मिलके करते हैं, बाकी जो गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। टर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ द एमपीसी विल बी अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। इसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन मेजॉरिटी के हिसाब से लिए जाते हैं,
वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद क्या कहते हैं देखा जाता है कि किसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाउ दे आर मैनेज्ड, कि दे आर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब इसके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्या है? डायरेक्ट एक्शन, चेंज इन द मार्जिन मनी, मोरल सिचुएशन, ये सब इसके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है फूड फॉर पीस, कि नोबल फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हाईलाइट मल्टीलेटरल बेनिफिट्स, की इसमें वही बात की गई है कि अल्फ्रेड नोबेल का जो नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिलता है, जो वैरायटी ऑफ कॉजेज के लिए मिलता है, कई कई चीज़ों के लिए, जैसे केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, पीस के लिए, तो इस तरह से दिस ईयर्स वर्ल्ड ईयर प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अवॉर्ड किया गया है दिस ईयर्स प्राइज। तो इसमें फॉर द यूएन सिस्टम फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू कॉम्बैट हंगर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजीजेस साइट्स, की इस बार जो इस वक्त जो कोरोना काल जो हंगर स्ट्राइक आया था, हंगर कॉन्फ्लिक्ट आए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्क किया, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो इसमें वही बात की गई, पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई। इसमें कहा गया रिकॉग्निशन दैट द WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज received can help the humanitarian organization prepare for a decade of ambition and help meet the sustainable development goals, की ये वर्क करेगा कि और जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करे और एम्बिशन के साथ, और क्या कहते हैं हेल्प करे मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीट करने के लिए वर्क करे। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है पेंडेमिक्स एंड द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि इसमें पूरे में बात की गई जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं पेंडेमिक्स आए हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू हो गया, इस तरह की उसमें बात की गई है इस पूरे एडिटोरियल में, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें वही कहा गया, जैसे हमने देखा कि कोविड-19 इस वक्त एक पैंडेमिक चल रहा है, उसी तरह स्पेनिश फ्लू आया था 1918 से 1920 के बीच में, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज स्प्रेड किया था, काफ़ी लोग मरे थे, इन्फ्लुएंजा, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। इसी तरह इसमें बताया गया है पूरे एडिटोरियल में कि कैसे इस वक्त कंडीशन चल रही है, जैसे इस वक्त जो यूएसए में जो हुआ था अभी शुरुआत में, जैसे हमने देखा प्री इमिनेंट कंट्री जो यूएसए है, शुरुआत में कितने ज़्यादा उसमें केसेस थे, इस वक्त भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, डेथ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। तो कहते हैं शुरुआत में वहाँ पे केसेस वैसे ही हर जगह उस वक्त था, पिछली बार जब आया था 1918 1920 में स्पेनिश फ्लू, तो उस वक्त की कंडीशन ऐसी ही थी, इसमें वही बात की गई। इसी तरह अगला एडिटोरियल इसके नीचे ही है जो वैक्सीन विद अ ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी। इसमें कहा गया पोस्ट कोविड-19 जो वर्ल्ड होगा वो पूरी तरह से एंटीवायरस थेरेपिटीज हो गए, वैक्सीन के और जो लोग होते हैं सबको मिले ऐसा वर्क करने के लिए वर्क करेगा। इसमें कहा गया कि कोविड-19 डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि किसको होगा किसको नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसी को भी हो सकता है। तो इसको स्प्रेड ना होने के कारण हमने जैसे क्वारंटीन रखा, लॉकडाउन, हाइजीन मेजर्स अपनाने को कहा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहा, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, ऐसे इसमें बात की गई। इसमें कहा गया बीइंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मेडिसिन वैक्सीन प्रोवाइड अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कि कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से भी नहीं, वैक्सीन एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन हो सकता है इसको कोविड-19 के। तो इसमें वही बात की गई है कि जब लास्ट में कहा गया है, जैसे हमने देखा कि कई नोबल लॉरेट्स है ना, ग्लोबल पर्सनालिटीज हैव साइन ऑन टू अपील टू डिक्लेयर द कोविड-19 वैक्सीन एज ग्लोबल कॉमन गुड, कि कोविड-19 वैक्सीन को एक ग्लोबल कॉमन गुड मानने की बात की गई है। कि we now urge all the countries of the world to unite to pass a resolution at the United Nations to make novel coronavirus vaccine as a product without any commercial ownership, to turn this collective wish into reality. This must be done soon. कि कोविड-19 को एक क्या कहते हैं एक तरह से नो प्रोडक्ट कहते हैं, जब वैक्सीन बने कोविड-19 की तो वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, की कहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, जिससे हर कोई पहुंच सके उस वैक्सीन को, मिल सके हर किसी को, जिससे गरीब से गरीब लोग भी ठीक हो सके, ऐसे इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अगली एडिटोरियल आता है प्रॉमिस फ्री व्हीकल्स फंड इट्स ऑल फेक, इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टेक्स नोट्स ऑफ द फेक स्कीम ओनर्स, की जो क्या कहते हैं फेक स्कीम जो चलती रहती है कि फ्री व्हीकल्स मिलेगा, फंड प्रोवाइड होंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा, फेक न्यूज़ जो है वो मेनली यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्या कहते हैं फेसबुक, ट्विटर में बहुत ज़्यादा फैलती है। जैसे फ्री लैपटॉप स्कीम हो गया, इसमें देखिए दिया गया है इसमें पूरा डिटेल, फ्री लैपटॉप स्कीम, पीएम स्कूटी योजना, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, पीएम कन्या
आशावाद योजना, जो ये स्कीम बनती रहती है, कई तरह की फेक स्कीम्स। तो इसके पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि कई फेक स्कीम्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ होता क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। फेक न्यूज़ होता क्या है, इसको अलग से देख लेते हैं। फेक न्यूज़ या न्यूज़ या स्टोरी होक्स हो सकता है, जो डिलीवरी मिस इन्फॉर्म या डिसीव रीडर्स को करने के लिए होता है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है, ये सोशल मीडिया में फैलता ही रहता है। ये कहते हैं वर्ड हाउ टू डील विद फेक न्यूज़। इसको डील कैसे किया जाता है? द करेंट रिस्पॉन्स टू फेक न्यूज़ प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 पॉइंट्स, जैसे रिब्यूटल, रिमूवल ऑफ द फेक न्यूज़ आइटम, एजुकेटिंग द पब्लिक। रिब्यूटल मतलब ये फैक्ट चेकिंग, कि फैक्ट चेकिंग हो कि सही है कि नहीं, कितनी तरह से इस तरह की कोई योजना है या ऐसी कोई तरह की स्कीम है कि नहीं, उसको चेक करना। रिमूवल ऑफ फेक न्यूज़, जैसे इस तरह की आप न्यूज़ देखें तो फेसबुक या यूट्यूब में एल्गोरिथम है, आगे आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की न्यूज़ को। उसी तरह व्हाट्सएप ने भी लिमिट लगा रखी है, आप 5 लोगों तक ही किसी मैसेज को भेज सकते हैं। तो इस तरह की लिमिट सही भी है इस तरह की फेक न्यूज़ को कम करने के लिए। एजुकेटिंग द एंड यूजर्स, की एंड यूजर्स को एजुकेट भी करना, जिससे वो इस तरह की न्यूज़ फैलाने में वर्क ना करें। हाउएवर दिस प्रोविजन इज क्रिटिसाइज्ड ऑन अमाउंट ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, की गवर्नमेंट को चेक भी करना चाहिए कि सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक न्यूज़ को सोर्स पता करने के लिए, लेकिन इस प्रोविजन को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि ये एक प्राइवेसी हमारी कर्बिंग फ्री स्पीच और क्रिएशन ऑफ सर्विलेंस स्टेट बनाता है, जिसके कारण इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।